देखो हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो एक वीडियो तो काफ़ी नहीं था वो सब बताने के लिए, और दो भी नहीं आएंगे। बट ऐसे यार देखो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और बात करने का उस बारे में। तो इंडिया के बारे में ही आज बहुत अमेजिंग अमेजिंग बातें बताने वाला हूँ मैं आपको। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप पार्ट 1 भी देख सकते हो। और अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी, काफ़ी मीनिंगफुल लगी थी मेरे को। तो वीडियो के एंड तक रुकना क्योंकि लास्ट में मैं वो आपसे शेयर करूँगा। तो चलो बताता हूँ आपको सब कुछ। जिसको पता है कि हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन किसने लिखा है, अपना हाथ ऊपर करो। अच्छा, तो जिनको नहीं पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर तुम्हें कोई और नाम मन में आ रहा हो तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा नेशनल एंथम लिखा था। और एक नेशन के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसका खुद का एक नेशनल एंथम है। तो अगर आपको नहीं पता था, रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए भी नेशनल एंथम लिखा था। अमार सोनार बांग्ला, माय गोल्डन बांग्ला। तो सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक नहीं 2 नेशंस के लिए नेशनल एंथम लिखा और उन्हें अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करी। और अभी दोनों नेशंस में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सबको पता है। जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, इसके नेशनल एंथम बनने की कोई ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है। देखो क्या हुआ था कि टैगोर जी के एक फ्रेंड थे, ब्रिटिशर फ्रेंड, जिन्होंने इन्हें बोला कि जॉर्ज द 5th इंडिया आने वाले हैं, तो आप उनके रेस्पेक्ट में एक सॉन्ग लिखिए। और टैगोर जी को काफ़ी इंसल्टेड सा फील हुआ कि उनके किंग के लिए ये सॉन्ग लिखेंगे और हम वो सॉन्ग को चैंट करेंगे सबके सामने। तो टैगोर जी ने क्या किया, जन गण मन लिखा, और जब किंग आए तो 28 दिसंबर 1911 में ये सॉन्ग पहली बार गाया था। अब उस टाइम इस सॉन्ग का ज़्यादा लोगों को मीनिंग नहीं समझ आया था क्योंकि ये बांग्ला में लिखा था। तो इस वजह से इसके ऊपर काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज हो गए। अब सबको ऐसा लगने लग गया कि ये वाला जो सॉन्ग है वो किंग के रेस्पेक्ट में टैगोर जी ने लिखा है, लेकिन टैगोर जी ने इंडिया के रेस्पेक्ट में सॉन्ग लिखा था पूरा। इस पे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज होती गई। फाइनली 1937 में इस सॉन्ग को नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये कंट्रोवर्सीज और ज़्यादा बढ़ गई कि अगर आपने किसी किंग के लिए ये सॉन्ग लिखा है तो आप इसको नेशनल एंथम कैसे बना सकते हो। लेकिन फिर लोगों को धीरे धीरे इस सॉन्ग का मीनिंग एक्सप्लेन करने लगे, तब जाके उन्हें समझ आया कि ये सॉन्ग किंग के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि इंडिया के लिए लिखा था। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, हॉकी मैच, इंडियन हॉकी टीम वर्सेस जर्मन हॉकी टीम, और स्टेडियम में प्रेजेंट थे अडोल्फ हिटलर। मैच शुरू हुआ, हाफ टाइम तक स्कोर था इंडिया 1 जर्मनी 0। अब क्योंकि अडोल्फ हिटलर वहीं थे तो जर्मन्स ने सोचा कि थोड़ा जीतना पड़ेगा इसमें। तो जर्मन्स बहुत रफ खेलने लग गए। अब ध्यानचंद हमारे स्टार प्लेयर थे, तो जर्मन्स ने ध्यानचंद को ही मार्क करना शुरू कर दिया केवल, और बहुत रफ खेल रहे थे। तो एक टैकल में क्या हुआ कि ध्यानचंद का एक टूथ बाहर आ गया और एक तरह से टाइम रुक गया बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जिस स्पीड से टाइम भागा है जर्मन प्लेयर्स के लिए, वो अगर हम वहां होते तो शायद सच में आंखों में से आंसू आ जाते। क्योंकि उसके बाद सारे इंडियन प्लेयर्स ने इम्प्रोवाइज किया और अपने शूज निकाल दिए। सारे इंडियन प्लेयर्स बेयरफुट खेले, और क्या खेले, क्योंकि मैच के एंड में स्कोर था इंडियंस 8 और जर्मनी 1, और उस 8 में से ध्यानचंद जी का एक हैट्रिक भी था। मैच खत्म हुआ उससे पहले ही अडोल्फ हिटलर काफी गुस्सा हो गया था और वो तो जा चुका था स्टेडियम छोड़ के। लेकिन क्या हुआ कि जब मेडल गिविंग सेरेमनी हो रही थी तो अडोल्फ हिटलर वापस आया और उसने ध्यानचंद को जर्मन आर्मी में कर्नल का जॉब ऑफर किया, जो ध्यानचंद ने सीधा रिफ्यूज कर दिया। म्यूजिक। अच्छा, एक बार आप सोचो कि एक पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहाँ पे एक अर्थ है, वहाँ पे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लोगों को पता नहीं कि शुगर क्या होता है, मतलब चीनी, शुगर क्या होता है। मतलब बस एक बार इमेजिन कर लो, मुश्किल है पर इमेजिन कर लो, तो लाइफ बड़ी फीकी फीकी सी नहीं हो जाएगी बिना शुगर के। तो
नहीं मत करो इमेजिन मत करो, बड़ा बुरा लग रहा है, रहने दो। तो पता है हम ही लोग थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया कि देखो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में, ये लो शुगर, जीभ पे रखो और नशे करो। कमलेश शुगर का कल्टीवेशन और रिफाइनिंग सबसे पहले नदर्न इंडिया में हुआ था और हम ही से ये चीज़ कॉपी करी चाइना और पर्शिया ने, और धीरे धीरे सब जगह स्प्रेड हुई। अब मुझे एक चीज़ बताओ जो शुगर जैसी दिखती है, मतलब एकदम वैसी नहीं पड़ा, ऐसा कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते और बहुत महंगी होती है, बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। ऐसी कौन सी चीज़ें बताओ? डायमंड है। कुछ भी ठीक है यार, मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से मेरे को लग रहा था, ठीक है। तो डायमंड पता है 1730s में पूरे वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ एक डायमंड सप्लायर था और वो था इंडिया। सिर्फ और सिर्फ इंडिया सप्लाई करता था पूरे वर्ल्ड में डायमंड्स, और ये भी हम ही ने सबको सिखाया है कि डायमंड को माइन कैसे करते हैं। एक बार एक कारपेंटर था, वो अपने सारे काम एकदम परफेक्ट करता था, उसकी एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती थी। लेकिन अब ये कारपेंटर काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, तो एक दिन इसने सोचा कि यार अब काम छोड़ते हैं और घर पे मेरे बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हो चुके हैं, तो अब उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो अपने बॉस के पास गया और बोला कि देखो मेरे को रिटायर होना है, तो प्लीज़ मैं कल से काम पे नहीं आ पाऊँगा। तो बॉस ने बोला कि देखो आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है और अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, 2.5 महीने का प्रोजेक्ट है, तो प्लीज़ आप बस ये लास्ट प्रोजेक्ट कर लो, उसके बाद आप रिटायर हो जाना, मस्त पार्टी वार्टी देके आपको रिटायर कर देंगे। अब क्या हुआ कि जो कारपेंटर था वो पहले अपने काम में बहुत पैशनेट होकर काम करता था और सब कुछ एकदम परफेक्ट करता था, लेकिन अब उसका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया था कि यार ठीक है ये मेरा लास्ट है और मुझे काम करके बस ये सब बस छोड़ के रिटायर होना है। तो वो थोड़ा ढीला हो गया था अपने काम में, अब वो काम उतना परफेक्ट नहीं कर रहा था जितना उसने पहले वाले प्रोजेक्ट्स किए थे। कोई बात नहीं, चलो अब 2.5 महीने ख़त्म हुए, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ और घर बन के कम्प्लीट हो चुका था। अब जो बॉस था और वो जो कारपेंटर था वो दोनों जा रहे थे उस घर की तरफ। अब घर की तरफ जाते जाते मतलब घर एकदम सामने था और जो बॉस था वो घर के अंदर घुसने से पहले रुक गया और उसके हाथ में जो घर की चाबियां थी वो सारी चाबियां उसने उस कारपेंटर को दे दी और बोला कि ये जो आपने 40 साल तक हमारी कंपनी की मदद करी है उसके लिए एक रिटायरमेंट गिफ्ट है आपके लिए। ये सुनते ही उस कारपेंटर के मन में सिर्फ एक बात आई कि जो प्रोजेक्ट मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनना चाहिए था उसको मैंने अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट प्रोजेक्ट जैसे बनाया, कि अगर उसे पहले पता होता कि वो खुद के लिए बना रहा है तो शायद वो उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट में बनाता या उससे ज़्यादा परफेक्शन से बनाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो एकदम ढीला करके छोड़ दिया। और उसे बाद में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन सकती थी उसमें उतने एफर्ट्स डाले ही नहीं। अब पता है इस स्टोरी से हम ये ले सकते हैं कि यार हम जितने भी काम करते हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, हर एक काम को अपना पूरा एफर्ट डाल के करें, क्योंकि क्या पता अगले मोमेंट हमें पता पड़े कि जो पिछला मोमेंट हमारा था वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, बट क्योंकि हमने थोड़ा सा स्लैक दे दिया तो काम उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना हो सकता था, क्योंकि क्या पता कब आपके साथ कोई बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो जाए। ऑन दैट नोट अगली वीडियो में मिलते हैं और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय।